हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है 9th क्लास इकोनॉमिक्स की पार्ट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में खाद्य सुरक्षा। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, खाद्य असुरक्षित प्रभावित लोग कौन कौन से हैं, और भूखमरी क्या है, भूखमरी के कारण कौन कौन से हैं, और भारत की सरकार जो है इस खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो देखो, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं कि भी खाद्य सुरक्षा क्या है। जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न पैदा होता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को, दो व्यक्ति की यदि उसको भोजन उपलब्ध हो जाता है, दो समय का यदि उसको भोजन उपलब्ध हो जाता है, तो उसको हम कह देते हैं कि वो खाद्य के मामले में वो व्यक्ति सिक्योर है, सुरक्षित है, कि उसको 2 जून का दोपहर समय का जो है वो खाना जो है वो अवेलेबल हो जाता है। लेकिन वो जो है वो खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं कर सकते हम उसको। कई बार क्या होता है कि एक मतलब जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, या ओलावृष्टि है, नेचुरल क्लैमिटी यानी डिजास्टर जो है, प्राकृतिक आपदाएं, तो उस समय हमारी जो फूड ग्रेन्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और हमारे सामने जो है वो खाद्य संकट जो है वो पैदा हो जाता है। मतलब कि लगातार मान लो अकाल पड़ता है, कई साल सूखा पड़ जाए, या मानसून समय पर ना हो, या जैसे बाढ़ के दौरान भी जो है आपने देखा होगा कई बार फसलें जलमग्न हो जाती हैं, तो अपनी फूड ग्रेन्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो उस समय हमारे सामने जो है वो खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो जाता है। तो उस दौरान क्या है ये कि किस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति को उस खाद्य जो संकट पैदा हुआ उसके सामने, या भोजन की कमी उसके सामने उत्पन्न हुई है, उस भोजन की कमी को हम कैसे जो है पूरा कर सकते हैं, और अपने देश के नागरिकों को हम 2 वक्त का भोजन जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसमें आपने पढ़ा होगा, जब 2013 के अंदर हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय अपने देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय उन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो संसद से पास करवाया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसने ये कहा था कि भी किसी भी व्यक्ति का जो जीवन का जो अधिकार है, उस जीवन के अधिकार में भोजन, पानी और स्वच्छ वातावरण जो है वो शामिल है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स होते हैं या उसके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करता है हमारी जुडिशरी। तो उसने कहा कि भी ये स्टेट का दायित्व है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने देश के नागरिकों की भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करे, और किसी भी व्यक्ति को भोजन के अभाव में उसके जीवन से हाथ ना धोना पड़े, ये राज्य की जिम्मेवारी होती है, ये राज्य का दायित्व होता है। तो इसमें अपनी भारत की सरकार जो है कि किसी भी व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, उसमें सबसे पहला है कि उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। इससे क्या अभिप्राय है, आपने देखा होगा जब हम दूर दराज के क्षेत्रों में या अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर या स्टेट या बड़े शहरों में जाते हैं, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े गोडाउन जो होते हैं, उन गोडाउनों के अंदर जो गेहूं और चावल जो है उसका स्टोर करती है गवर्नमेंट।
एक संस्था है अपने देश के अंदर, FCI, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो वो FCI क्या काम करती है? वो FCI जो भारतीय किसान हैं उनको सरकार द्वारा तय निर्धारित मूल्य के ऊपर उस अनाज को खरीदती है और उसको स्टॉक करती है, उसका भंडारण करती है, ताकि कि इस समय की जो अपनी नेचुरल डिजास्टर हैं उस समय, या अकाल बाढ़ महामारी जो है, उस समय हम उस व्यक्ति को भोजन की उपलब्धता है, हमारे पास स्टॉक है, अवेलेबिलिटी है, स्टॉक है, उसकी अवेलेबिलिटी है। दूसरा, स्टॉक तो है उसके पास, क्या वो हर भारतीय नागरिक के साथ उसकी पहुंच है, एक्सेसिबिलिटी है उसकी? तो दूसरा, वो निश्चित करती है उसकी पहुंच, यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी, यानी कि मतलब मान लो जैसे हरियाणा है, आपका वेस्ट उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, या और दूसरे स्टेट हैं, उनके अंदर जो सरकार स्टॉक करती है अनाज का, मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर जो है हिंदुस्तान की किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जैसे कोई स्टेट आ सकता है, उड़ीसा आ सकता है, बिहार आ सकता है, या जैसे वो कर्नाटक भी हो सकता है, या वो वेस्ट बंगाल हो सकता है, या नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट, वहाँ इस प्रकार की यदि कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है और जिससे फूड ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो स्टॉक तो हमारा मान लो इन स्टेटों के अंदर है, तो वहाँ से इस गवर्नमेंट क्या करती है, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, उसकी जो पहुँच है, वो उसको सुनिश्चित करती है। तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा कम से कम निर्धारित मूल्य के ऊपर वो बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है, वो उसको खरीद सकता है। तो ये तीन चीजें हैं, जब हम उसकी जो जो अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है, यानी कि उसकी उपलब्धता, उन लोगों के तक उसकी पहुंच स्थापित करना, और साथ के साथ वो बंदा जो है वो उसको अफोर्ड कर सके, वो उसको प्राप्त कर सके, उसको बाय कर सके, खरीद सके उसको। तो ये क्या है कि भारत की जो सरकार जो है, इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या हमारे सामने जो खाद्य संकट उत्पन्न हुआ है, उस दौरान उन नागरिकों को वो भोजन की उपलब्धता, उसकी पहुंच और उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड जो टॉपिक है हमारा, वो सेकंड टॉपिक ये है कि जो इंडिया के अंदर फूड इनसिक्योर जो हैं, जो खाद्य असुरक्षित जो हैं, वो क्लास या कम्युनिटी जो है वो कौन कौन सी हैं, कि भारत के अंदर जो खाद्य असुरक्षित जो लोग हैं, तो उस खाद्य असुरक्षित में हम उसको एक प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे देखो, नॉर्मल जो पीरियड होता है हमारा, जो इमरजेंसी पीरियड हो, जैसे नेचुरल कैलेमिटी हो, तो उस समय सभी लोग उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कुछ ऐसी कम्युनिटी, कुछ ऐसी क्लास हैं जो वो मतलब फूड इनसिक्योर फील करते हैं या खाद्य असुरक्षित हैं वो लोग। तो सबसे पहले उसमें आता है जो मतलब हम ये कह सकते हैं जो लैंडलेस फार्मर हैं, यानी कि जो भूमिहीन किसान हैं। जैसे मान लो कि उसके पास या तो बिल्कुल भी भूमि नहीं है, या है तो वो इतनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को सरवाइव कर सकता है, सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, उनका पेट भर सकता है। और जब कोई इस प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो तो वो क्या है, वो खाद्य असुरक्षित महसूस करता है। जो बड़े किसान होते हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, वो तो चलो अपने सफिशिएंट जो अमाउंट में वो अपना जो एक्स्ट्रा उनके पास जो मतलब अनाज है उसको वो सुरक्षित रख लेते हैं। लेकिन जो भूमिहीन हैं, या जैसे हम ये कह सकते हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, ठीक है, तो वो लोग जो हैं वो खाद्य असुरक्षित हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उन मजदूरों के अंदर भी
जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई गर्भवती महिला है, और जब उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है या वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है और वो अपने बच्चे की केयर के लिए वो बाहर काम पर नहीं जा सकती है, तो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस समय उसके परिवार की जो आय है वो प्रभावित होती है। तो उस समय मतलब क्या है कि वो भी अपने आप को अनसिक्योर फील करती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो लैंडलेस फार्मर हैं, या जैसे हम ये कह सकते हैं जो डेली वेजेस वर्कर हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, या फिर अपने देश के अंदर जो SC ST यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, या जो शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, या दूसरे जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अपनी जनजातियां जो हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो अनसिक्योर फील करती हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि भाई इस प्रकार के जो लोग हैं, एक प्रकार एक धारणा है कि जब हमारे सामने जैसे मान लो कोई सवर्ण जाति के व्यक्ति का नाम आता है, तो माइंड में ये चीज फैलती है कि भाई वो अच्छी, उसके पास जमीन होगी, खुद की जमीन होगी, खुद उस पर काश्त करता है। लेकिन किसी एक जाति, पर्टिकुलर जाति का विशेष हम बात करते हैं तो ये मन में आता है कि वो लैंडलेस है या उसके पास भूमि नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं वो भी अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो जो कारीगर हैं, छोटे मोटे काम करने वाले, जो जैसे मान लो कोई मटका बनाता है, कोई जूते बनाने का काम करता है, या जैसे कोई हथकरघा छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर अपना छोटे मोटे जो काम करता है, तो उस दौरान वो भी अपने आप को खाद्य असुरक्षित महसूस करता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जब इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल जो पीरियड था, जो औपनिवेशिक जो शासन था, उस औपनिवेशिक शासन के दौरान उनकी जो नीतियां जो थी, उनकी जो पॉलिसीज जो थी, उन्होंने भारतीय जो बुनकर जो थे उनको एक प्रकार से बेरोजगार कर दिया था। और वो भारतीय बुनकर जो है, कभी आपने पढ़ा होगा कि उससे पहले हमारा जो सवर्ण इतिहास था, उस काल के अंदर हमारे जो लोग बुनकरी का जो काम करते थे, इतने दक्ष थे, वो एक्सपर्ट थे कि विदेशों के अंदर उनके उत्पाद जो है वो बेचे जाते थे, इंटरनेशनल मार्केट में हम थे। लेकिन जो कॉलोनियल जो पीरियड था, जो काल था, जो औपनिवेशिक शासन जो था, उस दौरान जो है सबसे ज्यादा भारतीय बुनकर जो है वो प्रभावित हुए थे। तो छोटे मोटे बुनकरी का काम करने वाले हैं, वो भी अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। इसके साथ साथ जैसे मान लो कोई छोटा दुकानदार है, तो वो इस प्रकार के, या तो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, या अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, या जैसे जो लैंडलेस फार्मर हैं, भूमिहीन है, या कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है, तो वो अपने आप को और अपने परिवार को सरवाइव करते हैं। तो वो भी उनको भी हम कह सकते हैं कि वो जरूरी नहीं कि वो फूड सिक्योरिटी के मामले में अपने आप को सिक्योर फील करता हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो मतलब खाद्य असुरक्षित जो कम्युनिटी है, वो क्लास है, वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है, वो थर्ड टॉपिक है हमारा कि भूखमरी से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो हैंगर है वो क्या है। तो देखो, इसको हम जो भूखमरी है, इसमें है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी इनकम वो इतनी लो है, इतनी कम है कि वो मतलब एक बैलेंस डाइट जो है वो प्राप्त ना कर सकता हो। उस बैलेंस डाइट में वो मतलब हमें ये देखता है कि भोजन तो कर रहा है वो, लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा या दूसरे अन्य जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं वो पर्याप्त मात्रा में न मिल रहा हो। उसकी आय इतनी कम है कि वो अपने परिवार का पूरा जो है वो एक बैलेंस डाइट प्राप्त नहीं कर पाता है, और वो जो है कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो जो भूखमरी है, इसको भी जो सोशल साइंटिस्ट हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है,
पहला जो पार्ट है, यदि हम उसकी बात करें तो वो होती है क्रॉनिक हैंगर। क्रोनिक हैंगर, इसका मतलब क्या होता है क्रोनिक हैंगर, और दूसरा है सीजनल हैंगर। जो क्रोनिक हैंगर है, जैसे आपने देखा सुना होगा ना, जो क्रोनिक डिजीज है, जो लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है, यानी कि दीर्घ काल, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो लंबे समय से अपना और अपने परिवार को एक संतुलित भोजन करवाने में, एक मतलब बैलेंस डाइट प्राप्त करवाने में लंबे समय तक वो असमर्थ है, उसको कहेंगे हम क्रोनिक हैंगर। यानी कि वो हमें खाना खाते हुए तो दिखाई देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अपने परिवार को पूरी की पूरी जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो अफोर्ड कर सकता हो। तो वो क्या है, वो लंबे समय तक एक क्रोनिक हैंगर जो है उसका शिकार है। यानी कि दीर्घकालीन समय से आपने देखा हो, जैसे कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग हैं, स्लम्स वगैरह है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, या भिखारी हैं, या जो छोटे स्तर के ऊपर जो मतलब इसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने परिवार को पूरा का पूरा बैलेंस डाइट प्राप्त करवाने में, या वो सरवाइव नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चे को 2 समय का जो है वो दूध भी उपलब्ध करा सके, तो वो भोजन तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनको एक बैलेंस डाइट प्राप्त नहीं होती है। यानी कि वो लंबे दीर्घकालीन समय से उस बैलेंस डाइट का उनके पास अभाव है, तो उसको कहेंगे हम क्रोनिक हैंगर। दूसरा है हमारा सीजनल हैंगर, मौसमी भूखमरी। इससे क्या अभिप्राय है, देखो कई बार आपने देखा हो अपने देश के अंदर, जैसे पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अपने देश के अंदर जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मौसमी बेरोजगारी है। देखो जब सर्दी का मौसम आता है तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो अपने कारखाने वगैरह हैं, उस दौरान जो है उन कर्मचारियों की छटनी की जाती है, वो जो लेबर वगैरह है, तो उस समय क्या होता है कि वो अपने और अपने परिवार को सर्वाइव करने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार जैसे गर्मी का मौसम होता है तो उसमें अपनी जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो ये हैचरी जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर भी जो लोग हैं वो एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। तो सीजनल हैंगर से क्या अभिप्राय है कि जब उनको काम मिलता है और उस परिवार की आमदनी बढ़ती है तो उस दौरान ही वो अपने बच्चे को अच्छा भोजन प्रोवाइड करवाने में समर्थ होते हैं। जब उनके सामने कोई रोजगार ना हो, उनके पास कोई काम ना हो, तो उस दौरान वो अपने बच्चे को जैसे फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, या दूसरे जो प्रोडक्ट वगैरह हैं, या और अच्छा जो भोजन वगैरह है वो उनको करवाने में असमर्थ होते हैं। जब उनकी आय बढ़ती है तो उस समय वो अपने बच्चे को इस प्रकार का भोजन जो है, फल फ्रूट्स, दूध, सब्जियां, प्रोटीन, या अंडे हैं, मांस वगैरह है, या दूध वगैरह है, तो वो उनको समर्थ होते हैं क्योंकि उस समय उनके परिवार की जो है आय होती है। लेकिन जब उनके सामने कोई काम ना हो, किसी प्रकार का कोई अन्य जो है काम धंधा उनके पास ना हो, तो उस समय क्या होता है कि वो अपने परिवार को अफोर्ड नहीं करवा सकते ये चीज, तो उसको कहेंगे हम सीजनल हैंगर। तो ये था आपका, देखो आपने पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी क्या है, कौन कौन से क्लासेस और कम्युनिटी अपने देश के अंदर अपने आप को फूड इनसिक्योर फील करती हैं, और जो भूखमरी है वो क्या है, और भूखमरी के दो जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, उनके आपने ऊपर डिस्कस किया। एक तो क्रोनिक हैंगर और दूसरा है सीजनल हैंगर। क्रोनिक हैंगर क्या है और सीजनल हैंगर क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जो फूड सिक्योरिटी जो है अपनी, वो फूड सिक्योरिटी कैसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको सुनिश्चित करती है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो भोजन के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो।
तो भारत के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैसे फूड सिक्योरिटी को मतलब सिक्योर करती है, उसको सुरक्षित करती है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक है अपना कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका एक सिस्टम है। उस सिस्टम पर हम देखेंगे, एक तो है आपका पीडीएस सिस्टम। पीडीएस इसको बोलेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा आपके गांव में, शहरों में, कस्बों में कुछ सरकारी राशन की दुकानें होती हैं और उस सरकारी राशन की दुकानों के ऊपर जो सस्ते रेट के ऊपर जो इंडिया के अंदर जो ऐसी क्लास या कम्युनिटी जो है जो अपने आप को फूड इनसिक्योर फील करती है, तो इसमें क्या होता है कि सरकार आय और जो संसाधन हैं उनके आधार पर अपना एक क्राइटेरिया बनाती है और उस क्राइटेरिया में वो क्या करती है, उस क्राइटेरिया में वो जो अपनी जो क्राइटेरिया निर्धारित करती है, उस पीडीएस सिस्टम के अंदर एक होता है एपीएल अबोव पॉवर्टी लाइन और दूसरा है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर जो रूरल एरियाज है, रूरल एरियाज, उस रूरल एरियाज के अंदर पर पर्सन 816 रुपये पर मंथ से उसकी आमदनी कम है। मतलब 816 रुपये पर पर्सन पर मंथ, उससे उसकी परिवार की आमदनी कम है। पर पर्सन पर मंथ 816 रुपये। और जो अपना अर्बन एरियाज है, अर्बन एरियाज के अंदर पर पर्सन पर मंथ 1000 रुपीज, उससे उसकी आमदनी कम है, तो उसको रखा जाता है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। अब ये जो लोग हैं बीपीएल में, जो राशन की जो दुकानें होती हैं, उस राशन की दुकानों के ऊपर से ये सस्ते दरों पर गेहूं और चावल और दूसरे अन्य वस्तुएं भी और दूसरी अन्य वस्तुएं जैसे दाल वगैरह है, दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो दाल भी उनको सस्ते रेट पर प्रोवाइड की जाती है। गेहूं है, चावल है, चीनी है, चाय वगैरह है और दूसरे अन्य प्रोडक्ट हैं, तो वो क्या है, उनको सस्ते दर के ऊपर प्रोवाइड करवाती है अपनी गवर्नमेंट। अब ये जो बीपीएल जो कार्ड धारक है, आपने शहरों में, कस्बों में, गांव में राशन की दुकानें होंगी, वो राशन की दुकानें पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, वो इन लोगों के लिए सस्ते अनाज की दुकानों पर वो चीजें प्रोवाइड करवाता है। अब ये कार्य करता कौन है? अब ये कार्य जो है वो करता कौन है? तो अपने देश के अंदर एक संगठन है, उस संगठन का नाम है एफसीआई। एफसीआई फूड, देखो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एफसीआई क्या करती है? ये एफसीआई भारतीय किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम जो प्राइस होता है, जो मूल्य होता है, आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो अनाज मंडी के अंदर किसानों से जो निर्धारित जो मूल्य होता है उसके ऊपर अनाज खरीदती है, विशेषकर गेहूं और चावल। क्योंकि आपने पता है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो खाद्य फसल है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग उसको खाते हैं, वो चावल है। और सेकंड
जो नंबर है आपका, स्थान जो आता है वो गेहूं का आता है। अब ये एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एक संगठन है, एक कॉरपोरेशन है, वो कॉरपोरेशन भारतीय किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के ऊपर उस अनाज को खरीदती है, उस अनाज को खरीदती है और उसका फिर वो स्टॉक करती है, भंडारण करती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल के ऊपर उसका भंडारण करती है और फिर ये पीडीएस सिस्टम के तहत ये उनको प्रोवाइड करता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं लोग, उनको प्रोवाइड करवाता है। अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि सर सरकार जो है वो निर्धारित समर्थन मूल्य के ऊपर उस अनाज को खरीदती है और इनको कम से कम दर के ऊपर उनको बेचती है। जैसे आपने देखा हो 1.5 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं या कैरोसिन या दूसरे जो चाय चीनी वगैरह है उनको बहुत ही सस्ते रेट पर दिया जाता है ताकि वो कम से कम व्यक्ति जो है उसको अफोर्ड कर सके। अब वो लेती है मान लो 20 रुपये किलो के हिसाब से अनाज किसानों से, उनको देती है 2 रुपये किलो। अब बीच के अंदर जो 18 रुपये का 17 रुपये का ये जो नुकसान है, ये जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करता है? तो उसकी भरपाई जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उनको एक प्रकार से सहायता देती है, उनको सब्सिडी देती है। ये जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट उस बीच की जो एक प्रकार से जो गैप है उसकी जो भरपाई करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये था आपका पीडीएस सिस्टम, जो सरकारी अनाज की दुकानें होती हैं और उनके ऊपर जो एपीएल और बीपीएल जो कार्ड धारक हैं, अलग से इनका नीला और हरा और पीले ये 3 प्रकार के जो है कार्ड जो है वो स्थापित होते हैं। और जब नेचुरल कोई कैलेमिटी, कोई डिजास्टर होता है तो उस समय सभी भारतीयों के सामने जो है वो फूड सिक्योरिटी जो है वो एक प्रकार से फूड इनसिक्योर फील करते हैं। तो उस समय पूरा का पूरा अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो लोगों को अनाज या फूड ग्रेन्स जो है या खाद्य सुरक्षा जो है वो सुरक्षित करवाता है। तो ये चैप्टर था आपका कि इस चैप्टर में आपने ये डिस्कस किया कि भी खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, कौन लोग खाद्य असुरक्षित है, भूखमरी से क्या अभिप्राय है, भूखमरी के 2 टाइप्स आपने देखे और भारत की सरकार जो है कैसे एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी जो बिल है वो लेकर के आई 2013 के अंदर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में आता है। तो इस प्रकार पूरा का पूरा जो सिस्टम है अपने इंडिया का, वो सिस्टम जो है वो लोगों को एक प्रकार से फूड सिक्योरिटी जो है उनको प्रोवाइड करवाता है। तो ये लेसन था आपका इकोनॉमिक्स का, भारत में खाद्य सुरक्षा। कल हम अगले चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।